नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति। आज है अध्याय नंबर 2, दो ध्रुवीयता का अंत। तो पहले हम समझते हैं कि ध्रुवीयता होती क्या है। तो आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यदि आपको और थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपने पढ़ा होगा कि ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को साइंस में पढ़ा होगा कि प्रत्येक पिंड में एक शक्ति होती है, वो दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। तो जो एक पिंड में दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि विश्व में दो ध्रुव हैं और उन ध्रुवों के साथ साथ दूसरे देश भी मिले जुले हैं, या उनके साथ उन्होंने भी हमेशा ये प्रयास किया कि दूसरे देश हमारे साथ रहें या दूसरे देशों को अपनी ओर उन्होंने खींचा। तो हम पाते हैं कि यहाँ भी दो केंद्र है। एक केंद्र था पूंजीवादी समूहों का जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है अमेरिका, या एक ध्रुव था अमेरिका जिसके पास दूसरे पूंजीवादी समर्थक देश थे। दूसरा ध्रुव है पूर्व सोवियत संघ जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है, और इसके साथ भी कई दूसरे देश इसकी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे। तो दो ध्रुव हुए हैं। एक ध्रुव था अमेरिका की तरफ पूंजीवादी, दूसरा ध्रुव था साम्यवादी समूह जिसका नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ या रूस कर रहा था। तो हम देखते हैं कि दोनों समूह में विचारधारात्मक विरोधाभास है। पूंजीवादी विचारधारा ज़्यादा व्यक्तिगत आज़ादी का समर्थन करती है। व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कमा सकता है और वो अर्जित कर सकता है, उसे अपने पास रख सकता है। जबकि साम्यवादी विचारधारा का समर्थन जो लोग करते हैं उनका मानना है कि व्यक्ति के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार राज्य के लिए कार्य करना पड़ेगा और राज्य उस व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उसे वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। तो जब हम चैप्टर देखते हैं द्विध्रुवीयता का अंत, अर्थात इसमें जो चैप्टर का निष्कर्ष है वो है कि एक ध्रुव गिर जाता है। कौन सा ध्रुव? जो साम्यवादी ध्रुव है या साम्यवादी विचारधारा वाला वो ध्रुव है, वो गिर जाता है। तो एक ध्रुव गिरने को हम बोलते हैं यहाँ पर दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, क्योंकि अब एक ही ध्रुव रह गया था, अमेरिका ही। तो इस जो दो ध्रुवीयता है या साम्यवादी जो खेमा है उसकी गिरने की शुरुआत कहाँ से होती है? तो उसमें पहला टॉपिक आता है आपका बर्लिन की दीवार का गिरना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन कर दिया गया था। जर्मनी का जो पूर्वी हिस्सा था वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है, अर्थात उस पर यूएसएसआर का नियंत्रण था, और जर्मनी की जो पश्चिमी हिस्सा है वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता है। तो उस पर अमेरिका का नियंत्रण तो नहीं कह सकते पर वो उसी के प्रभाव क्षेत्र में था। तो जब पूर्वी जर्मनी से लोग व्यावसायिक या राजनीतिक कारणों से पश्चिमी जर्मनी की तरफ जाने लगे तो पूर्वी जर्मनी के जो प्रशासक है उनकी जो सिस्टम था उसको ये पता चला कि हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन्होंने इसकी चर्चा उस समय के सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव से की। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि यहाँ पर दीवार बना दी जाए। कहाँ पर? पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का जो हिस्सा था, अर्थात उनकी जो डिवाइडिंग लाइन थी उस पर एक दीवार बना दी जाए। तो 1961 में बर्लिन की दीवार बना दी गई और उसके बाद से पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई। हालांकि पूर्वी जर्मनी को इसका फायदा भी मिला, उनका जो आर्थिक नुकसान था वो अब कम होने लगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई तो उन्होंने क्या किया कि जो जर्मनी की विभाजन करने वाली दीवार थी जिसको हम बर्लिन की दीवार भी बोलते हैं, उसको गिराना शुरू कर दिया। और 9 नवंबर 1989 को जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को गिरा दिया और दोनों जर्मनियों को मिलाकर एकीकृत जर्मनी बना दिया गया। अर्थात अब जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी नाम था वो हट गया और अब एकीकृत जर्मनी या सिंपल जर्मनी का नाम रहा। और इस जो बर्लिन की दीवार का गिरना है, इस घटना को साम्यवादी खेमे का अंत माना जाता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक आपका कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सोवियत प्रणाली से हम पहले देखने से पहले हम देखते हैं कि जो बार बार में शब्द आ रहा है यूएसएसआर, यह है क्या?
तो यूएसएसआर एक संक्षिप्त रूप है। तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अर्थात जो सोवियत एक समूह को कहते हैं, वहाँ पर सोशलिस्ट या साम्यवादी या समाजवादी विचारधाराएं रखने वाले देशों का ये समूह था। तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इसमें आप जो वर्तमान के देश हैं वो उस समय शामिल थे यूएसएसआर में। जो वर्तमान में निम्न में देशों का नाम ले रहा हूँ वो उस समय शामिल थे। तो उसमें वर्तमान के रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये उस समय यूएसएसआर के अंदर थे। उन सबको मिलाकर हम यूएसएसआर कहते हैं। जब इसका विघटन हुआ तो ये अलग अलग देश बन गए, जो विघटन की कहानी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो जैसा कि आपने कक्षा 9 की सोशल साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, और ये क्रांति थी किसके विरुद्ध? राजतंत्र के विरुद्ध। वहाँ लोगों ने राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति की, उन्हें आज़ादी भी मिली। तो इसी प्रकार 1917 में भी पूंजीवाद के विरुद्ध रूस में क्रांति होती है, और ये क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में होती है। होती किसके विरोध में? पूंजीवादी प्रणाली के विरोध में, जिसका अर्थ मैंने पहले बताया कि पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। तो इस क्रांति का जो 1917 की रूसी क्रांति है, उसका उद्देश्य था कि समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, अर्थात समाज में समाजवाद के आदर्शों को लागू किया जाए और समतामूलक समाज का निर्माण किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मानव इतिहास में निजी संपत्ति को समाप्त किया जाए। क्यों? क्योंकि साम्यवादी विचारधारा के मानना है कि समाज में जितनी भी बुराइयां होती है उसका मूल कारण निजी संपत्तियां होती है। जब निजी संपत्ति व्यक्ति के पास आता है, उसमें व्यक्तिगत लोभ आता है और वो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कोई न कोई गलत कार्य करता है, जिनसे समाज में अपराधों की संख्या बढ़ती है। तो इस जड़ को ही समाप्त कर दिया जाए, अर्थात निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते हैं और समानता के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो इस क्रांति के बाद सोवियत प्रणाली की स्थापना की गई। इस सोवियत प्रणाली में सबसे प्रमुख राज्य और पार्टी को माना गया, अर्थात राज्य और पार्टी के हित। पार्टी कौन सी थी वहाँ? कम्युनिस्ट पार्टी। तो राज्य और पार्टी के हित सर्वोपरि थे। व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों को नज़रअंदाज किया गया या उनकी अनदेखी की गई, अर्थात राज्य के हितों को प्राथमिकता दी गई। वहाँ पर किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी को विपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी जाती, या ऐसे कह सकते हो कि वहाँ कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य का ही नियंत्रण था और राज्य के द्वारा ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध किया गया। योजनाबद्ध का मतलब है जैसे अपने यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, हालांकि हमने भी समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले 1927 में रूस में ही पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। उसके बाद हमने 1952 में उन योजनाओं को लागू किया गया। 2014-15 में हमने भी उन योजनाओं को समाप्त कर दिया। तो हम देखते हैं सोवियत प्रणाली में क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत सेना ने जो पूर्वी यूरोप के देश है उनको फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया था। फांसीवादी का मतलब समझते हैं कि एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण होता है, जिसको हम सर्वाधिकारवादी शासन भी कहते हैं। अर्थात राज्य में सब कुछ राज्य के लिए होगा, व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं होगा। अर्थात व्यक्ति के पास कोई नियंत्रण नहीं होता है कि वो राज्य से अपनी इच्छाएं जाहिर कर सके, अपनी इच्छाओं की मांग कर सके। व्यक्ति का जीवन राज्य की इच्छा पर निर्भर रहता है। राज्य सर्वोच्च संस्था है, जनता के पास कोई साधन नहीं होता है, वहाँ राज्य की निरंकुशता होती है, अर्थात राज्य के शासन पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसी शासन प्रणालियों से या फांसीवादी शासन प्रणालियों से कुछ राज्यों को सोवियत संघ ने या यूएसएसआर की सेना ने मुक्त करवाया था। और जो उनको मुक्त करवाया था, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उनमें उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था अपनी जो सोवियत प्रणाली है उस प्रकार की लागू करने का प्रयास किया, या समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर उनको ढाला गया। अब इन्हें ही समाजवादी देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाने लगा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूसरी दुनिया के देश किनको कहा जाता है? उन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया। तो अब प्रश्न आता है, एक शब्द और होगा कि पहली दुनिया। तो पहली दुनिया का मतलब होता है यहाँ पर कि जिन देशों ने पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया है उनको हम क्या कहते हैं? पहली दुनिया कहते हैं। एक शब्द और सुना होगा आपने, तीसरी दुनिया। अब तीसरी दुनिया का जो
कि किसे कहते हैं तीसरी दुनिया, उसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि तीसरी दुनिया के देश किन्हें कहते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर यदि विश्व में कोई शक्ति थी तो सोवियत संघ था। यहाँ पर सोवियत संघ एक उस समय पर एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। इसका आत्मनिर्भर का हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी पिन से लेकर कार तक का सबका उत्पादन इनके पास होता था। इन्हें किसी भी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की सहायता या सामान लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। परंतु गौर करने वाली बात है कि जो भी उत्पादन होता था उस पर नियंत्रण किसका होता था? राज्य का होता था, या मिल्कियत का जो स्वामी होता था वो राज्य होता था। संपत्तियों पर नियंत्रण राज्य का रहता था। व्यक्ति के पास कोई संपत्ति नहीं थी। व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जैसे स्वास्थ्य है, सुविधाएं हैं, शिक्षा है, बच्चों की देखभाल है, लोक कल्याणकारी की जो सुविधाएं हैं, वो सब राज्य व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाता था। परंतु जब सभी कार्य राज्य के द्वारा किए जाने लगा तो नागरिकों का जीवन क्या बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। लोगों को लोकतंत्र की आज़ादी, जैसे लोकतंत्र में आज़ादी मिलती उस प्रकार की आज़ादी नहीं थी, पर फिर भी वो अपनी बात को या अपनी परेशानियों को चुटकुलों के माध्यम से या कार्टूनों के माध्यम से कहने लगे। तो सोवियत प्रणाली में शासन करने वाली एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, और इस पार्टी ने क्या किया कि जो सोवियत रूस है या यूएसएसआर की जितनी भी संस्थाएं उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कठोर नियंत्रण रखा कम्युनिस्ट पार्टी ने। और इस पार्टी की जो मैं खास विशेषता ये थी कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही थी ही नहीं, ये मनमर्जी कर रही थी। तो जनता ने अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए भी यूएसएसआर में 15 छोटे छोटे से गणराज्यों को शामिल किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन गणराज्यों की सांस्कृतिक पहचान को भी नज़रअंदाज कर दिया, अर्थात उनको सांस्कृतिक पहचान देने से मना कर दिया। इन 15 राज्यों ने हमेशा प्रभुत्व रहता था रूस का। 15 छोटे छोटे से जो गणराज्य थे उनमें एक बड़ा गणराज्य था रूस। उस गणराज्य का हमेशा वर्चस्व रहा था, या उनका उन दूसरे जो गणराज्यों पर प्रभुत्व या नियंत्रण रहता। बाकी के जो छोटे गणराज्य थे उनकी जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। सोवियत संघ ने हथियारों की ओर कोशिश भी की, अमेरिका से बराबरी भी की, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि सोवियत संघ दूसरे क्षेत्रों में जैसे परिवहन, ऊर्जा या सूचना क्रांति के क्षेत्रों में वो पिछड़ गया, और ऐसी स्थिति में वो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं या उम्मीदों को पूरा नहीं कर सका। ऐसे कठिन दौर में भी सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि पहले ही उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, दूसरा सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तो यहाँ भी उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तो इनसे उनकी जो सोवियत प्रणाली है वो चरमराने लगी या लड़खड़ाने लगी, और अंततः ये व्यवस्था ठहर सी गई थी। तो अब अगला टॉपिक आपका कि गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन। तो 1985 तक आते आते सोवियत संघ की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। ऐसी स्थिति में 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, और उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार लाना चाहा, क्योंकि पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके थे वो। उन्होंने क्रांति हो रही थी वहाँ पर सूचना और प्रौद्योगिक क्षेत्र में, और सोवियत संघ को इनको बराबर लाने की उनकी इच्छा थी या सुधार चाहते थे। तो गोर्बाचोव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामान्य करने के लिए प्रयास किया, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। तो इन सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए उन्होंने 2 नीतियाँ लागू की। उसमें से पहली नीति है पेरोस्त्राइका और दूसरी नीति है ग्लासनोस्त। पेरोस्त्राइका नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाना। तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार ये किस प्रकार लाएं, या पेरोस्त्राइक नीति को किस प्रकार इन्होंने क्रियान्वित किया। तो अब तक क्या होता था कि सोवियत संघ में जो खेती है वो डायरेक्ट राज्य के नियंत्रण में होती थी। जो भी फसल होती वो राज्य अपने खजाने में रखता, जनता को अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज दे दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने खेती में क्या किया कि खेती को सहकारी संघों को दे दिया, या कुछ लोगों के समूह को दे दिया, या उनको अनुबंध प्रणाली पर दे दिया। जिससे क्या हुआ कि राज्य ने फिक्स कर दिया कि हमको इस, मान लो सपोज करो एक खेत है, उससे राज्य को चाहिए कि हमें 10 क्विंटल उत्पादन चाहिए यहाँ पर, या 10 क्विंटल ही हमें चाहिए, बाकी का आप एक्स्ट्रा करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो पहले क्या होता था, आदमी मेहनत कम करता था क्योंकि पूरा जाना जो उसके जाना है राज्य के लिए। अब राज्य ने कह दिया कि हमें 10 क्विंटल ही चाहिए, तो आदमी उसमें चाहेगा 12 या 15 क्विंटल हो, ताकि 10 हम
राज्य को दे दे, बाकी का जो बचेगा हमारे पास बचेगा। इससे उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा और जो एक्स्ट्रा व्यक्ति के पास बचेगा तो उसकी आर्थिक हालत भी ठीक होगी। तो इस उद्देश्य से उन्होंने आर्थिक पुनर्संरचना की, आर्थिक पुनर्गठन करने का विचार लगाया। जो दूसरी नीति है ग्लासनोस्त, जिसका मतलब होता है खुलेपन की नीति। इसका जो संबंध था राजनीतिक सुधारों से था। तो राजनीतिक सुधारों का मतलब है कि व्यक्तिगत जो आज़ादी है उसके क्षेत्र में किस प्रकार लोगों के साथ व्यवहार किया जाए। तो जो सरकारी संस्थाएं हैं और उनके क्रियाकलाप, उनमें खुलेपन और पारदर्शिता की नीति लागू की गई, या इस नीति को माध्यम से खुलापन और पारदर्शिता लाई गई। सरकारी संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार था उसको कम किया गया और प्रशासनिक शक्तियों को जो अब तक दुरुपयोग हो रहा था उस दुरुपयोग को भी कम करने का प्रयास किया गया। परंतु दुर्भाग्य से गोर्बाचोव के द्वारा जो इस प्रकार के फैसले लिए गए हैं तो उनके परिणाम कुछ इस प्रकार के आए कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी, या और दूसरे लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो हुआ क्या कि अब जो बाकी के गणराज्य थे वो सोवियत संघ के नियंत्रण से छुटकारा पाना चाह रहे थे। उन्होंने सोवियत नियंत्रण का धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचोव ने इस विरोधों को दबाने के लिए उस प्रकार का प्रयास नहीं किया जो गोर्बाचोव से पहले के शासक करते थे। तो जो पूर्व सोवियत संघ के छोटे छोटे गणराज्य थे उनमें एक के बाद एक सरकार गिरने लगी। साथ ही इन देशों के अंदर भी रूस जो गोर्बाचोव की सुधार नीति है उनका विरोध भी होने लगा, जिससे सोवियत संघ के विघटन की गति भी और तेज हो गई। संयोग से 1991 में एक तख्ता पलट भी होता है और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जो गर्मपंथी विचारधारा वाले लोग हैं उन्होंने इस तख्ता पलट को बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी तरफ आम जनता भी स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी। वो भी पुरानी जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा है जिसमें राज्य का ही नियंत्रण रहता है व्यक्ति पर सब प्रकार से, तो उस शासन प्रणाली में वो जाना नहीं चाहते थे। बोरिस येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट में जो 1991 का तख्ता पलट हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी गणराज्य जहाँ से, या 15 गणराज्यों में से एक उस समय गणराज्य था रूस, जहाँ से बोरिस येल्त्सिन चुनाव जीत कर आए थे, इन्होंने भी केंद्रीकृत नियंत्रण या यूएसएसआर के नियंत्रण को मानने से मना कर दिया था। और ऐसा उन भागों में भी हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे या पश्चिमी जर्मनी के जो हिस्से थे या यूरोप के जो टच में थे उन हिस्सों में भी ऐसा होने लगा। जबकि मध्य एशिया के ज़्यादातर गणराज्य सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, उन्होंने सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा कर दी, अर्थात अब वो यूएसएसआर के पार्ट नहीं रहेंगे। कब? 1991 में। तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया और पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद व लोकतंत्र को अपना आधार बनाया कि हम अब पूंजीवादी और लोकतंत्र विचारधारा को अपनाएंगे। अंततः एक एक करके यूएसएसआर के छोटे छोटे गणराज्य थे जो उसमें शामिल थे वो अलग होने लगे। तो ऐसी स्थिति में उनको भी समझ में आ गया था कि यूएसएसआर का टुकड़ा होना निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने विचार लगाया कि यूएसएसआर की जो जिम्मेदारियां वो कौन निभाएगा। तो उन्होंने हालत का जायजा लेते हुए यूएसएसआर की संपूर्ण जिम्मेदारियां जो वर्तमान में जिसका नाम रूस सुनते हो आप, उस रूस को दी गई। तो वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी हम देखते हैं कि उस समय यूएसएसआर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था, तो रूस को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी गई। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को निभाने की जो जिम्मेदारी दी गई वो भी रूस को ही दी गई। और जो परमाणु शक्ति संपन्न शक्ति थी यूएसएसआर, उस परमाणु शक्ति संपन्न का दर्जा भी वर्तमान रूस को ही मिला। इसी में एक शब्द आता है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये क्या है? तो जो पहले यूएसएसआर के 15 गणराज्य थे उनमें से उन्होंने स्वतंत्र होकर यूएसएसआर से विघटन हो गया, सब अपने अपने स्वतंत्र सरकारों का निर्माण करने लग गए। लेकिन ऐसी भी स्थिति में उन्होंने एक अलग से संगठन बनाया जिसे CIS बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जैसे वर्तमान में आप ओपेक, आसियान, सार्क, नाफ्टा ऐसे संगठन देखते हो जो अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठन कह सकते हैं इन्हें, क्षेत्रीय संगठन टाइप का ही है। पर दोनों में अंतर है कि यूएसएसआर का पूर्ण नियंत्रण था उसके जो 15 गणराज्य है उस पर, लेकिन CIS का ऐसा कोई नियंत्रण इन राज्यों पर नहीं है। एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में ये मेलजोल के लिए कार्य करते हैं। बाकी का अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे।
थैंक यू।